अस्सलाम वालेकुम नाजरीन। पिछली किस्त के आखिर में आपने देखा कि सिद्दीक काई कबीले में आया था और उसने उस्मान को बताया था कि सोफिया आपके साथ इत्तेहाद करना चाहती है और इसके लिए वो हर शर्त कबूल करने के लिए तैयार है। इस पर उस्मान ने सिद्दीक को 3 शर्तें बताई थीं, जिसके बाद सिद्दीक वापस चला गया था। इस किस्त के आगाज़ में एक सिपाही दुंदार को बताता है कि आइगुल खातून के लिए तबीब आ गया है। इसके बाद तबीब और उसकी साथी लड़की को दुंदार के सामने लाया जाता है। दुंदार कहता है, खुश आमदीद तबीब साहब, आप जो भी कर सकते हैं करें और मेरी बेटी को ठीक कर दें। जोरा तुम इन्हें आइगुल के पास ले जाओ। यह कहकर दुंदार एक तरफ चला जाता है। दूसरी तरफ जंगल में जरकुताई जा रहा था कि सामने से गोकतुक आ जाता है और जरकुताई को कहता है, बलगाय ने तुम्हारे लिए नया हुक्म दिया है। फिर वो दोनों अपने घोड़ों से उतर आते हैं। जरकुताई कहता है, क्या हुक्म दिया है बलगाय ने? मैं जानता हूँ तुम मुझे उस्मान को मारने से रोकने के लिए आए हो। गोकतुक कहता है, आइंदा कभी बलगाय किसी को मनकूत बनाने के काबिल नहीं रहेगा। इसके बाद दोनों में लड़ाई शुरू हो जाती है। दूसरी जानिब नकली तबीब आइगुल का मायना करने लगता है। थोड़ी देर बाद वो खड़ा होकर कहता है, बुरी खबर है, इसको गहरा सदमा पहुंचा है। जोरा कहती है, क्या इसकी बीमारी का कोई इलाज नहीं? आदमी कहता है, अल्लाह से नाउमीद नहीं होना चाहिए, ये ठीक हो जाएगी। मैं एक दवा लाया हूँ, लेकिन इससे पहले आपको मेरी एक बात माननी होगी। यह सुनकर जोरा सोच में पड़ जाती है। दूसरी जानिब गोकतुक मंगोलों के साथ लड़ रहा था। इस तरह वो गोकतुक को काबू कर लेते हैं। फिर बलगाय कहता है, तुम उस्मान से इंतकाम का फल बनोगे और जहर मैं बनूंगा। गोकतुक कहता है, उस्मान भाई को मारने के लिए तुम्हारे अंदर ताकत नहीं है बलगाय, तुम बुज़दिल हो। बलगाय साथ वाले आदमी से एक शीशी लेकर कहता है, उस्मान को मैं नहीं बल्कि तुम मारोगे। यह कहकर वो गोकतुक के मुंह में शीशी अंडेल देता है। कुछ देर बाद गोकतुक बेहोश हो जाता है। दूसरी जानिब जोरा कह रही थी, आखिर तुम हो कौन और किसके लिए काम करते हो? आदमी कहता है, मैं आपके अंदर इंतकाम की आग देख रहा हूँ। अब वक्त आ चुका है कि आप सबसे इंतकाम लें। फिर जोरा वो शीशी ले लेती है तो आदमी कहता है, फिक्र न करें, मैं आपकी बेटी के लिए बेहतरीन दवा तैयार करूंगा। और जहाँ तक ये बात है कि मैं किसके लिए काम करता हूँ, यह इंतकाम शहजादी सोफिया की तरफ से तोहफा है आपके लिए। इसके बाद वो आदमी एक जहर की शीशी निकाल कर कहता है, दुम्बे ज़बा होने से पहले ये जहर उनकी खुराक में डाल देना, यह उनके गोश्त और खून में शामिल हो जाएगा, इसलिए उस जानवर की दावत उड़ाने वाले सब मर जाएंगे। आज रात आप इंतकाम लेंगी और फिर दुंदार साहब इस कबीले के सरदार बन जाएंगे। यह सुनकर जोरा रजामंद हो जाती है और जहर वाली शीशी ले लेती है। फिर वो आदमी वापस रवाना हो जाता है। कुछ देर बाद कबीले में एक त्यौहार शुरू हो जाता है, जिसमें कबीले के जवान दुम्बे उठाकर रेस लगाते थे। फिर बामसी एक तीर चलाता है, जिसके बाद रेस का आगाज हो जाता है। इस तरह उस्मान ये रेस जीत जाता है। फिर वो सब गले मिलने लगते हैं। दूसरी जानिब गजल खातून जंगल में एक जगह मौजूद थी और दुंदार का इंतजार कर रही थी। कुछ देर बाद दुंदार वहां पहुंच जाता है तो गजल कहती है, कबीले में शादी की वजह से काफी हंगामा है, इसलिए मैं अकेले में आपके साथ कुछ वक्त बिताना चाहती थी। फिर वो दोनों बैठ जाते हैं और बातचीत करने लगते हैं। दूसरी जानिब सोफिया का नकली तबीब वापस किले में पहुंच जाता है तो सोफिया पूछती है, क्या काम हो गया? आदमी कहता है, जी हाँ शहजादी, मैं जोरा खातून को जानवरों का जहर दे आया हूँ। सोफिया कहती है, तुमने जो कुछ भी किया मैं इसे कभी फरामोश नहीं करूंगी एलेक्सिस, तुम्हें इनाम जरूर मिलेगा। फिर सोफिया कहती है, आज आका यानीस का इंतकाम ले लिया जाएगा, काई कबीला कब्रिस्तान की तरह सुनसान हो जाएगा। दूसरी जानिब दुंदार कह रहा था, एक स्याह काली रात ने मुझे आन घेरा है, लेकिन तुमने मेरे दिल को सूरज की तरह गरमा दिया है गजल, तुम हमेशा मेरी यादों में रही हो। गजल कहती है, आप मेरे सर के ताज हैं और आप मेरे आखिरी सांस तक मेरे साथ रहेंगे। दूसरी तरफ काई कबीले में सलजान खातून शाम की दावत के लिए दुम्बों का इंतखाब कर रही थी और सिपाहियों को कह रही थी, इनको निशान लगाते जाओ। इसी दौरान जोरा छुप कर देखने लगती है। कुछ देर बाद सलजान चली जाती है तो सिपाही दुम्बों को निशान लगाने लगते हैं। यह देखकर जोरा आहिस्ता से कहती है, निशान लगा दो इन्हें। फिर वो जहर वाली शीशी निकालकर एक बाल्टी में डालने लगती है जिसमें जानवरों की खुराक पड़ी हुई थी। इसके बाद वो दुम्बों के पास पहुंच जाती है और निशान वाले दुम्बों को जहर वाली खुराक खिलाने लगती है और आहिस्ता से कहती है,
جو بھی اس دعوت میں شرکت کرے گا اور گوشت کھائے گا وہ مارا جائے گا۔ اس کے بعد رات کا وقت ہو جاتا ہے۔ عثمان کی شادی کی تقریب شروع ہو چکی تھی۔ کچھ دیر بعد بالا خاتون دلہن بن کر خیمے سے باہر آ جاتی ہے اور پھر عثمان کے سامنے کھڑی ہو جاتی ہے۔ اس کے بعد روایات کے مطابق سپاہی عثمان اور بالا کو خیمے کی طرف لے جانے لگتے ہیں اور ساتھ ساتھ رقص کرنے لگتے ہیں۔ ہر طرف خوشیوں کا ماحول بن جاتا ہے۔ پھر عثمان بھی رقص کرنے لگتا ہے۔ اس کے بعد سب لوگ کھانے کے لیے ایک جگہ بیٹھ جاتے ہیں۔ کچھ سپاہی دمبوں کو پکانے میں مصروف تھے۔ دھندار کی دونوں بیویاں زورا اور غزل بھی دسترخوان پر بیٹھی تھیں۔ اسی دوران دھندار اکیلا ایک جگہ بیٹھا تھا اور کہہ رہا تھا، آہ بھائی جان، اتنی عمر ہو گئی میری، لیکن آپ کی طرح میں نہیں بن سکا، حتیٰ کہ میں نے اپنی زندگی کے ساتھ بھی دھوکہ کیا، آپ اور آپ کے قبیلے کے ساتھ بھی دھوکہ کیا، مجھے معاف کر دیں۔ اگر آپ یہاں ہوتے تو مجھے کچھ غلط کرنے سے روک لیتے اور ایسا نہ ہوتا۔ کچھ دیر بعد آئی گل وہاں پہنچتی ہے اور دھندار کو کہتی ہے، تقریب شروع ہو گئی ہے بابا، عثمان کی مراد پوری ہو گئی، ہمیں بھی جانا چاہیے۔ دھندار کہتا ہے، ہمیں بالکل جانا چاہیے بیٹی، دسترخوان سج گیا ہوگا، چلو میری بیٹی۔ اس کے بعد وہ دونوں اٹھ کر چل پڑتے ہیں۔ کچھ دیر بعد وہ دونوں تقریب میں پہنچ جاتے ہیں تو عثمان اور گندوز کھڑے ہو جاتے ہیں۔ عثمان کہتا ہے، خوش آمدید چچا جان۔ دھندار کہتا ہے، شکریہ میرے بھتیجے۔ پھر عثمان کہتا ہے، آج میرے چچا میرے مہمان ہوں گے اور آج کے بعد ہمارا اتحاد مستقل رہے گا۔ اس کے بعد دھندار بھی دسترخوان پر بیٹھ جاتا ہے۔ کچھ دیر بعد سپاہی گوشت اٹھا کر لانے لگتے ہیں اور سب مہمانوں کے سامنے رکھنے لگتے ہیں۔ غزل خاتون زورا کو کہتی ہے، کیا بات ہے زورا، تم کچھ بے چین لگ رہی ہو۔ زورا کہتی ہے، میں کیوں بے چین ہوں گی، یہ تمہارا وہم ہے۔ پھر عثمان کہتا ہے، تو چلیے کھانا شروع کرتے ہیں۔ یہ کہہ کر عثمان گوشت توڑنے لگتا ہے۔ باقی سب لوگ بھی کھانے کے لیے تیار ہو جاتے ہیں۔ آئی گل گوشت اٹھانے لگتی ہے تو زورا اسے روک دیتی ہے، لیکن غزل خاتون مسکراتے ہوئے زورا کا جائزہ لے رہی تھی۔ اتنے میں زورا آئی گل پر کچھ کھانا گرا دیتی ہے اور پھر کہتی ہے، چلو اسے دھوتے ہیں، اٹھو بیٹی۔ یہ کہہ کر وہ کھڑی ہو جاتی ہے اور پھر دھندار کو کہتی ہے، اندھیرا بہت ہے، آپ بھی ہمارے ساتھ آئیں۔ یہ سن کر دھندار کھاتے کھاتے رک جاتا ہے۔ اسی دوران عثمان بھی گوشت کا ایک ٹکڑا کھانے ہی والا تھا کہ غزل زور سے کہتی ہے، رک جاؤ۔ یہ سن کر عثمان اور باقی لوگ چونک جاتے ہیں۔ پھر غزل کھڑی ہو کر کہتی ہے، آپ میں سے کوئی بھی کھانے کو ہاتھ بھی نہیں لگائے گا، اس غدار نے کھانے میں زہر ملایا ہے۔ یہ سن کر سب حیران پریشان ہو جاتے ہیں اور کھڑے ہو جاتے ہیں۔ زورا کہتی ہے، یہ جھوٹ بول رہی ہے۔ تو غزل کہتی ہے، اگر یہ جھوٹ ہے تو یہ گوشت تم کھا کر دکھاؤ۔ یہ دیکھ کر زورا بہت پریشان ہو جاتی ہے اور پھر اپنا خنجر نکال لیتی ہے۔ اس طرح غزل خاتون زورا کی گردن پر خنجر مار دیتی ہے اور زورا ادھر ہی گر کر مر جاتی ہے۔